हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम इस सीरीज में इंडियन पॉलिटी को क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करते चल रहे हैं और ये है हमारा पार्ट 14। और इसमें जो हम टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, साथ में कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और कुछ पार्ट हम इसमें पार्लियामेंट का भी कवर कर देंगे। और आप सभी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें और लेक्चर के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स को सही किया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ लेक्चर को। हु एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स, यानी कि कानूनी मामलों पर भारत सरकार को कौन सलाह देता है। तो कल हमने बात की थी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और जो कि आर्टिकल 76 के तहत आता है, और इसको अ पर्सन क्वालिफाइड टू बिकम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड, यानी कि जो पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की जो क्वालिफिकेशन रखता है उसी को बनाया जा सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट द्वारा, इंडिया के प्रेसिडेंट द्वारा इसको अपॉइंटमेंट किया जाता है। और इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, इसको या तो रिजाइन देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को या फिर प्रेसिडेंट द्वारा ही इसको रिमूव किया जा सकता है। और साथ साथ ये प्रेसिडेंट को लीगल मैटर्स पर एडवाइस देता है और जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन करता है कोर्ट में, यानी कि रिप्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट इन कोर्ट्स। और इसके साथ साथ इसको अलाउड है लीगल प्राइवेट प्रैक्टिस करना, पर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता है कोर्ट में। तो ये इसका लिमिटेशंस है कुछ। और कल हमने बात भी की थी कि ये पार्टिसिपेट कर सकता है पार्लियामेंट में बट वोट नहीं दे सकता है। और उसी के साथ ये अपने नीचे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करता है और उसके एडिशनल में एसजीआई से, यानी कि सॉलिसिटर जनरल को अपॉइंट कर सकता है एडिशनल, और एक सॉलिसिटर जनरल होगा। अभी प्रेजेंट टाइम पर हमारा इंडिया के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? जो कि 2018 में अपॉइंट हुए थे, तुषार मेहता। और जो एजीआई है यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी बोलते हैं और सेकंड लॉ ऑफिसर बोला जाता है इन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अपॉइंट इनके नीचे किए जाते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नीचे। तो हमारा क्वेश्चन था कानूनी मामलों पर भारत सरकार को कौन सलाह देता है, यानी कि एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। तो इसको सलाह देते हैं हमारे भारत कि जो गवर्नमेंट है उसको सलाह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देता है। तो ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज नॉन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पहले विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अभी हमने डिस्कस किया था जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है उसको बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और अभी प्रेजेंट में हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं जिनको कि सेकंड लॉ ऑफिसर बोला जाता है वो है तुषार मेहता। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोला जाता है, तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नॉन एज सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, यानी कि जिन्हें भारत के दूसरे विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि इनके नीचे नियुक्त किए जाते हैं। तो डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, यानी कि गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? तो हमने आर्टिकल 148 की बात की थी जिसमें कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कैग इनको बोला जाता है। तो जो कैग है यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ये आर्टिकल 148 के तहत इनका अपॉइंटमेंट होता है और इनका अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। और इनका जो टेन्योर होता है, यानी कि जो टेन्योर है इनका 6 इयर्स का होता है, या फिर ये उसके पहले 65 ईयर एज अपना कंप्लीट कर चुके हो। साथ में ये रिजाइन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को ये रिजाइन देंगे। और इनका जो सैलरी होता है वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही होता है। साथ में इनको एक प्रैक्टिस जो होती है, यानी कि शाल नॉट होल्ड एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट के बाद ये कोई भी गवर्नमेंट की पोस्ट को नहीं रख सकते हैं। और साथ में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी बोला जाता है, यानी कि इनको फ्रेंड्स बोला जाता है, फिलोसफर बोला जाता है, और साथ साथ गाइड ऑफ पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का इनको गाइड भी बोला जाता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पर हमारे
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? राजीव महर्षि हैं और ये 13th नंबर के कैग हमारे अपॉइंट हुए थे 2017 में। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, यानी कि गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसको कहा जाता है? तो हमारे कैग जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं इनको कहा जाता है। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? तो ये अधिकतम अंतराल हो सकता है 6 मंथ का। तो ये याद रखना है आपको। पार्लियामेंट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। तो 6 मंथ का ये इन दोनों के बीच में अंतराल हो सकता है मैक्सिमम। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल अपोजिशन ग्रुप इन द पार्लियामेंट हाउ मेनी सीट्स शुड इट हैव, यानी कि संसद में एक आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके पास कितनी सीटें होना चाहिए। तो हम विपक्ष की बात करें तो एक जो रूलिंग पार्टी होगी और एक उसका अपोजिशन होगा जिसको कि विपक्ष बोला जाता है। तो जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ होगी सदन में उसका 1/10 पार्ट होना चाहिए यदि वो विपक्ष में रहना चाहती है। तो इससे कम होगा तो विपक्ष में नहीं रह पाएगी कोई भी पार्टी। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। यदि ऑफिशियल अपोजिशन ग्रुप होगा पार्लियामेंट में तो उसकी सीट 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ होगी। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ अ कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुड नॉट बी लेसर देन, यानी कि संसदीय चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु इससे कम नहीं होना चाहिए। तो कितनी उसकी एज होनी चाहिए? 25 ईयर्स की उसकी एज होना चाहिए। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। हु सेड पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड्स अ डेली एज वेल एज अ पीरियडिक असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि किसने ये कहा है कि जो संसदीय प्रणाली प्रतिदिन के साथ साथ सरकार के आवधिक यानी कि जो वार्षिक मूल्यांकन को भी प्रदान करती है। तो ये कहा है हमारे जो लॉ मिनिस्टर थे BR अम्बेडकर जी, उन्होंने ये कहा है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो डेली के साथ साथ पीरियडिक असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट भी करती है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर्स टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि निम्नलिखित में से किसके पास नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की शक्तियां हैं? तो जो ऑफिशियली लॉ मेकर बोला जाता है या पॉलिसी मेकर जिनको बोला जाता है वो पार्लियामेंट को बोला जाता है, यानी कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पावर जो नई पॉलिसीज यानी कि नई ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करेगा वो होगा हमारा पार्लियामेंट। तो ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोरम ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा इज, तो जो कोरम शब्द है राज्यसभा और लोकसभा में क्या है? तो कोरम बोला जाता है जब सदन में किसी भी बैठक के लिए अध्यक्ष सहित जो भी चेयरमैन होगा उसको साथ में मिलाकर कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग उसका होना चाहिए, यानी कि 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप होना चाहिए। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि जो भी बैठक शुरू होगी उसको होने के पहले यदि ये टोटल 1/10 पोजीशन नहीं है तो उसके लिए एक बेल बजाई जाएगी कि वो इकट्ठे हो जाएं, 1/10 जो भी टोटल मेंबरशिप है वो इकट्ठे हो जाएं और अध्यक्ष जो होगा चेयरमैन जो होगा तभी सदन में आएगा जबकि ये संख्या पूर्ण हो जाएगी। तो कोरम इसको बोला जाता है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप को। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।